नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीड कंट्रोल के बारे में। इससे पहले वीड के 3 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। पहले वीडियो में हमने बात की थी वीड क्या होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का वर्गीकरण। और थर्ड वीडियो में हमने बात की थी वीड कंट्रोल के बारे में और कंट्रोल की 3 विधियां मैंने आपको बताई थी। पहले नंबर पर आती है यांत्रिक विधियां, सेकंड आता है जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल और थर्ड आता है आपके केमिकल कंट्रोल रासायनिक नियंत्रण। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, क्योंकि आपका जो वीड वाला चैप्टर है ना, खरपतवार वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम में यहां से इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ये आपके 12th एग्रीकल्चर के अंदर भी दे रखा है और आज इस वीडियो में वीड का द एंड हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा तो एक एक शब्द आपको समझ में आएगा और कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में मैं आपको सब कुछ याद करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है लाइक शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। अच्छा, केमिकल कंट्रोल क्या होता है? तो देखो, जो खरपतवार हैं उनको रसायनों के द्वारा, जो आपके केमिकल मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, इनके द्वारा कंट्रोल करना ही आपके क्या कहलाता है? केमिकल कंट्रोल कहलाता है, या इसी को हम रासायनिक नियंत्रण बोलते हैं। और जिन दवाइयों से हम खरपतवार को नियंत्रित करते हैं उनको वीडीसाइड कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 वर्ड आपने सुने होंगे और इनमें कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? आओ देखो, एक तो होता है हर्बिसाइड और एक होता है वीडीसाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो आपके हर्बिसाइड वर्ड हैं ये आपके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? आओ दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। बात करते हैं जैसे कि पहले नंबर पर वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या होता है? तो देखो, वीडीसाइड आपके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है? एक तो आपके आता है वीड। अच्छा, वीड मतलब होता है खरपतवार। और एक आ रहा है आपके पास पीछे साइड, है ना, साइड। जहां पर भी आपको साइड लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है क्या? टू किल, मतलब मारना एक तरीके से। तो यहां पर किसको खत्म करना? वीड, खरपतवार को खत्म करने वाली जो दवाइयां होती है उनको वीडीसाइड कहा जाता है। अच्छा, हर्बिसाइड क्या होते हैं? तो देखो, हर्बिसाइड भी आपके 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपके पास आता है हर्ब्स, ठीक है, शाक झाड़ियां आ गई इसके अंदर, और एक हमारे पास आ गया साइड जिसका मतलब होता है किल करना। तो कहने का मतलब है यहां पर हर्ब को किल करना आपके क्या कहलाता है? तो हर्बिसाइड कहलाता है। दोनों अलग अलग हैं। जो वीडीसाइड हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ वीड को कंट्रोल किया जाता है, इनको नियंत्रित किया जाता है। अगर परिभाषा की हम बात करें तो आओ देखो, हर्बिसाइड वे रसायन होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड बोलते हैं। और वीडीसाइड मैंने आपको बताया इसको खरपतवार नाशी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले इनका प्रयोग कब होने लगा और कौन सा वीडीसाइड है जिसका प्रयोग होने लगा। तो आओ देखते हैं, बात करते हैं। ये कहानियां आपके स्टार्ट होती कब से? सन 1940 से। 1940 से हम इस कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा फोकस बोर्ड पर आपको लाना है। ठीक है, देखो, इस वर्ड का नाम आप सबने सुना होगा 2,4-D। अच्छा, 2,4-D क्या होता है? कई बार एग्जाम में इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। 2,4-D का पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इसका प्रयोग कब होने लगा? तो सन 1940 में। कब होने लगा? 1940 में। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या एज अ खरपतवारनाशी प्रयोग होने लगा इसका? तो आपका आंसर गलत है अगर आप वीडीसाइड बोलते हो या हर्बिसाइड बोलते हो। जो 2,4-D है इसका सबसे पहले प्रयोग पादप हार्मोन के रूप में होने लगा। किसके रूप में? पादप हार्मोन। देखो, जब हम हार्मोन पढ़ते हैं
तो वहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो आपके 2,4-D हैं, ये वीडीसाइड के साथ साथ आपके एक प्लांट हार्मोन भी है। अगर इसकी मात्रा किसान 20 ppm से कम लेता है, 20 ppm पार्ट पर मिलियन, तो ये एज अ हार्मोन के रूप में वर्क करता है। लेकिन अगर आपने इसकी मात्रा 20 ppm से ज्यादा ली तो एज अ वीडीसाइड वर्क करता है। ये आपको याद रखना है। तो कहानी कब से स्टार्ट हो रही है? सन 1940 से 2,4-D आया एज अ पादप हार्मोन के रूप में। अब बात करेंगे ये वीडीसाइड के रूप में कब आया, तो मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं, सन 1941 में हम आ जाते हैं और 1941 में इसकी डिस्कवरी हुई एज अ वीडीसाइड के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में। और ये किसने की तो याद रखोगे, पॉकॉर्नी। आपको ये नाम याद रखना है। इसके द्वारा एज अ वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशी के रूप में इसको डिस्कवर किया गया, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो सन 1944, क्या बोल रहा हूं, सन 1944 में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको एज अ वीडीसाइड काम में लिया जाने लगा। और एक किसके अंदर, तो सीरियल्स के अंदर, अनाजों के अंदर इसका प्रयोग होने लगा। किसको खत्म करने के लिए, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। याद रखोगे पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला जो खरपतवार नाशी है वो कौन सा है, तो 2,4-D है। आपको याद रखना है 2,4-D का प्रयोग आपने देखा होगा हम गेहूं की फसल में करते हैं। जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। आओ आगे बढ़े। बात करिए तो बात हो गई सर वर्ल्ड की, कि विश्व में 1944 में यूज होने लग गया। लेकिन हमारे भारत में कब आया, तो याद रखोगे 1948 में ये हमारे भारत के अंदर भी इसका प्रयोग एज अ खरपतवार नाशी के रूप में होने लग गया। लेकिन ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई ये 1940 के बाद की है। 1940 के पहले किसका प्रयोग करते थे, क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो देखो 1940 के पहले की अगर हम बात करें, बिफोर, इधर साइड में लिख लेना है ना एक सर्कल सा बना के, बिफोर 1940। तो देखो 1940 के पहले जैसे कि आपके जो एस साल्ट्स हैं, क्या है, एस साल्ट्स, इनका प्रयोग एज अ वीडीसाइड के रूप में होता था। इसके अलावा आपके सोडियम नाइट्रेट हैं, क्या है, सोडियम नाइट्रेट, इसका भी प्रयोग खरपतवार नाशी के रूप में होता था। इसके अलावा आपके सोडियम क्लोराइड हैं आदि और भी ऐसे रसायन हैं जिनका प्रयोग एज अ वीडीसाइड के रूप में होता था। तो ये कहानी 1940 के पहले की है और ये सारी की सारी कहानी जो है 1940 के बाद की आपके स्टार्ट होने वाली है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया किसका, वीड कंट्रोल का, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल की। और उम्मीद करता हूं एक एक लाइन अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, जो आपके शाकनाशी हैं इनका वर्गीकरण हम करने वाले हैं। और यहां से कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, ये काफी अच्छा है और सबसे बेस्ट कंटेंट है। अगर आप लोगों ने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं इन सब की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर करवाई जा रही है। तो वीडियो को आपको कंटिन्यू लाइक और शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। तो देखो रासायनिक नियंत्रण में हम बात कर रहे हैं शाकनाशियों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण हम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे वर्णात्मक व अवर्णात्मक, सिलेक्टिवली व नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ये आपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा। सेकंड हम बात करेंगे संपर्क व स्थानांतरित, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। थर्ड आता है शाकनाशी रसायन प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा प्रयोग विधियों के आधार पर, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन। मृदा अवशेष के आधार पर, बेस्ड ऑन रेजिडुअल एक्शन इन सॉइल। और अगला आता है खरपतवार नियंत्रण अवधि के आधार पर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ वीड कंट्रोल। और एक एक जो वर्गीकरण है ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब पूरा फोकस आपका बोर्ड पर बना रहेगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे वर्णात्मक या अवर्णात्मक, जिसको हम
सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलने वाले हैं। तो आओ आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है वर्णात्मक, अवर्णात्मक, सिलेक्टिव व नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। क्या होते हैं? तो देखो नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर भी हम दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसको हिंदी में वर्णात्मक बोलते हैं, और सेकंड बात करेंगे अवर्णात्मक, जिसको नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड हम बोलने वाले हैं। अब आपकी सिलेक्टिव क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कहने का मतलब है किसी चीज को पर्टिकुलर सिलेक्ट करके किल करना। ऐसे हर्बिसाइड जो होते हैं वो आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। आओ देखो, हर्बिसाइड विच किल्स सिलेक्टिवली अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड, कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर एक समूह होता है जो खरपतवारों का, उसको मारेगा। ऐसा नहीं है सभी को किल कर देगा, कि चौड़ी पत्ती वाले भी खत्म हो रहे हैं, सकड़ी पत्ती वाले भी खत्म हो रहे हैं, या फसलें भी खत्म हो रही है। ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करता है और उसको किल करता है। ऐसे हर्बिसाइड को सिलेक्टिव हर्बिसाइड या हिंदी में वर्णात्मक शाकनाशी कहा जाता है। आओ देखो, इन अ मिक्स्ड स्टैंड ऑफ प्लांट्स, जो आपके फसल उगी हुई है उसके बीच में जो खरपतवार उगे होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के, उनको किल करने का वर्क करता है। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो 2,4-D, एट्राजिन और सीमाजिन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं 2,4-D का। अगर मैं बात करूं 2,4-D, तो 2,4-D का प्रयोग हम किस में करते हैं? वीट में करते हैं। जो आपके ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो आपके गेहूं की फसल है, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन किसके लिए? एक बात बताओ, क्या इससे गेहूं सा भी मरता है? क्या नहीं मरता। इससे क्या मरेगा? तो इससे किल होते हैं, जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होंगे, चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे के सारे इससे किल हो जाते हैं। इसलिए हमने बोला है कि पर्टिकुलर सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको टारगेट करके किल करता है। ऐसे हर्बिसाइड को सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और अगर आप कभी खेत में गए हो और वहां पे अगर आपने 2,4-D का डिब्बा देखा हो दवाई का, ठीक है, तो उस डिब्बे के ऊपर भी लिखा होता है 2,4-D सिलेक्टिव हर्बिसाइड। कहीं डिब्बों के नीचे लिखा होता है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। वो क्या होता है? वो सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है सभी के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़े, सेकंड आता है अवर्णात्मक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अब देखो, ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट किल करेगा। कैसे? आओ देखो, herbicide which kills any species of plant irrespective of weeds and crop। ये क्या करेगा? अगर आपने स्प्रे कर दिया, अब चाहे फसली पादप हो या खरपतवार हो या चौड़ी पत्ती वाले हो या सकड़ी पत्ती वाले हो, ये तो क्या करेगा? ये नॉन सिलेक्टिव है, ये सिलेक्ट कर करके नहीं मारेगा, ये सबको एक साथ किल कर देगा। ऐसे हर्बिसाइड को क्या कहा जाता है? तो याद रखोगे, नॉन सिलेक्टिव या अवर्णात्मक शाकनाशी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि डाइक्वाट हो गया, पेराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया। अच्छे से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि किसान क्या करता है, फसलों के अंदर तो वीडिसाइड का प्रयोग करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मेड़ है ना, जो मेड़ बनी होती है गांव में दो खेतों के बीच में, जहां से किसान निकलते हैं, उस पर काफी ज्यादा कचरा होता है। अब ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक किस्म का होता है, उस पर कई सारी वेराइटी का कचरा एक मेड़ पर उगा हुआ रहता है। सपोज कीजिए कोई मेड़ है, अब इस पर जाने कितनी प्रकार की प्रजातियों का कचरा इस मेड़ पर उगा हुआ रहता है। अब इस पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई का स्प्रे करेगा। ये जो दवाइयां हैं, जैसे मैं बात करूं ग्लाइफोसेट, अगर आपने इसका स्प्रे इस मेड़ पर किया तो ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव है, ये सिलेक्ट थोड़ी करेगा। इस मेड़ पर जितना भी कचरा उगा होगा, जितने भी खरपतवार होंगे, सबको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो इनका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जो आपके जैसे कि बंजर भूमि है, कौन सी भूमि है? जो आपके बंजर भूमि है, इसके अलावा आपके मेड़ हैं या नहर के किनारों पर, एक तरीके से साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखोगे, अवर्णात्मक नॉन सिलेक्टिव के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो डाइक्वाट है, पेराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता। तो याद नहीं होगा तो पेपर कैसे पास करोगे, है ना? पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। अब याद करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा, अभी मैंने 2,4-D बताया। अगर आपका पूरा फोकस इधर होगा तो करीबन मैंने 2 से 5 मिनट तक इसके ऊपर बात की होगी, तो 2,4-D आपके माइंड में होगा कि हाँ यार ये क्या है? एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है।
उसके बाद मैंने बात की नॉन सिलेक्टिव। अब नॉन सिलेक्टिव में मैंने 3 नाम बोले हैं, एक तो पेराक्वाट, एक डाइक्वाट, एक ग्लाइफोसेट। ये तीनों नाम भी आपके माइंड में फिट बैठ गए होंगे। ये मेड आपको याद आनी चाहिए, ये बंजर भूमि आपको याद आनी चाहिए, इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। डाइक्वाट, पेराक्वाट, ग्लाइफोसेट, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, एज अ नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अगला, सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं संपर्क व स्थानांतरित, कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। अब इसमें भी 2 हमारे पास आते हैं। एक तो आता है संपर्क शाकनाशी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। सेकंड आता है स्थानांतरित शाकनाशी, जिसको ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड बोलते हैं। अब क्या होते हैं समझो, नाम से हमें पता चल रहा है जो जो कॉन्टेक्ट में आएगा उसको किल करूंगा। जैसे कि आओ देखो, ये रसायन उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो भाग इनके संपर्क में आता है। देखो उदाहरण है इसका पेराक्वाट, डाइक्वाट, प्रोपेनिल। कहने का मतलब है पर्टिकुलर, जैसे आपने यहां पर स्प्रे किया, ठीक है, अब इस स्प्रे से इस जगह पर ये मतलब यहां तक का कांटेक्ट में आया तो इस पर ही प्रभाव पड़ेगा और यहां जो भी खरपतवार होंगे वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ऐसे हर्बिसाइड को हम क्या बोलते हैं, संपर्क शाकनाशी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर जो भाग कांटेक्ट में आएगा, अगर तना कांटेक्ट में आ रहा है तो तने को किल करेगा, अगर पत्ती कांटेक्ट में आ रही है तो पत्ती को किल करेगा। ऐसे हर्बिसाइड को बोला जाता है कांटेक्ट हर्बिसाइड। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आता है ट्रांसलोकेटेड। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये प्रत्येक अंग में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे कि उदाहरण 2,4-D आइसोप्रोटीरोन और ग्लाइफोसेट। अब ध्यान देना, इधर ये हमारे पास कोई प्लांट है, इस प्लांट पे ये हमारे पास क्या है, लीफ है, ये क्या है, पत्तियां हैं। ध्यान देना इधर। अब इस पर सपोज करो मैंने किसका स्प्रे किया, डाइक्वाट का स्प्रे किया। किसका, डाइक्वाट का। अब अगर इस पर डाइक्वाट का स्प्रे किया, मान लो स्प्रे सिर्फ और सिर्फ इस लीफ पर, इस पत्ती पर आया, तो इसके प्रभाव में कौन आई, लीफ आई, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इस लीफ को क्या कर देगा, एक तरीके से किल कर देगा। ऐसे हर्बिसाइड आपके हो गए संपर्क शाकनाशी या कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। लेकिन अगर आपने मान लो यहां पर 2,4-D का प्रयोग किया या ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया, तो क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने ये 2,4-D का प्रयोग किया, किसका, 2,4-D का, इस लीफ पर, किस लीफ पर, इस लीफ पर। अब ये यहां से इसके पूरे भाग में फैल जाएगा, इसके तने में भी जाएगा, ऊपर जाएगा, शाखाओं में जाएगा, इसकी जड़ों में जाएगा, सब जगह जाएगा और सब जगह जाकर इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। वो तो पर्टिकुलर एक अंग को किल कर रहा था और ये पर्टिकुलर पूरे प्लांट को किल कर रहा है। तो याद रखोगे, कांटेक्ट वाले जो कांटेक्ट में आते हैं उन्हीं को किल करेगा। इधर ट्रांसलोकेटेड, नाम से पता चल रहा है कि सब जगह जाएगा, एक जगह से स्थानांतरित होकर देखो जड़ों में, इनमें सब में फैल गया। ऐसे शाकनाशी को हम ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड या स्थानांतरित शाकनाशी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक 2 वर्गीकरण आपको बताए हैं और दोनों अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़े, अगला आता है शाकनाशी रसायन प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आओ देखो, मतलब कि हम किस समय पर प्रयोग करेंगे उसके आधार पर इनका वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं। आपके 12th में एक और दे रखा है ले वाला सिस्टम, ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ने वाले, तो 3 तरीके देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो बुआई या रोपाई पूर्व, हमने बुआई कर दी, ठीक है, या रोपाई के जस्ट पहले, इसको प्री सोविंग हम बोलते हैं, प्री सोविंग स्टेज, या इसको पीपीआई भी कहा जाता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। अब ये क्या होते हैं, तो ध्यान देना, इधर समझना। एप्लीकेशन of herbicide in finally prepared leveled soil one day or just before sowing a crop। आपने क्या किया है, आपका जो खेत है, खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कर ली है, जुताई वगैरह सब कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर इनका प्रयोग करने वाले हो, किसका, हर्बिसाइड का। ऐसे हर्बिसाइड को रोपाई पूर्व या बुआई पूर्व या आपने खेत की तैयारी करने के जस्ट बाद, मतलब आपने क्या किया, जो आपका खेत है, खेत की आपने तैयारी कर ली, हकाई जुताई कर ली, और अब आप क्या करने वाले हो, उसमें सोविंग करने वाले हो, बुआई करने वाले हो। और बुआई के पहले आप क्या चाहते हो कि यार मैं तो इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कर दूं, उससे क्या होगा कि मेरी फसल में हर्बिसाइड उगेंगे ही नहीं,
तो ऐसे हर्बिसाइड को हम क्या बोलते हैं, प्री सोविंग स्टेज हर्बिसाइड हम बोलते हैं, या पीपीआई के नाम से भी हम उनको जानते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कहने का मतलब है बुआई से पहले जिन रसायनों का प्रयोग हम करते हैं वो आपके कौन से होते हैं, प्री सोविंग स्टेज वाले हर्बिसाइड होते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो दलहनी व तिलहनी फसलों में हम क्या करते हैं, फ्लूक्लोरालिन, जो फ्लूक्लोरालिन है इसको 1 kg हम लेंगे और 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। और एक इसका एग्जांपल है आपके, तो प्री सोविंग स्टेज का है। इसके अलावा एक और आता है ईपीटीसी, इसका भी हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में करते हैं। इसके अलावा ट्राइफ्लोरालिन आता है और इसका भी प्रयोग बुआई पूर्व या रोपाई पूर्व किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है अंकुरण से पूर्व। अब ध्यान देना, इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है। जो पहले वाला था इसमें तो हमने खेत की तैयारी करते ही एज अ हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब इस सेकंड वाले में क्या होगा, देखो ये फील्ड है और इस फील्ड में हमने खेत की तैयारी तो कर रखी थी, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये सोविंग भी कर दी। क्या कर दी, सोविंग कर दी। लेकिन हमारी फसल का अंकुरण नहीं हुआ है। अंकुरण से पहले, किससे पहले, अंकुरण से पहले हम जिन दवाइयों का प्रयोग करेंगे उनको बोलते हैं प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। आओ देखो, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड 1-2 days आफ्टर सोविंग। हमने सोविंग के 1-2 दिन बाद स्प्रे कर दिया, बट अंकुरण नहीं होना चाहिए, फसल का जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। और इमीडिएटली आफ्टर सोविंग या सोविंग करने के बाद भी, मतलब बुआई करने के तुरंत पश्चात भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। बट एक बात ध्यान में रखनी है कि इनका जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, जर्मिनेशन के पहले पहले ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण आओ देखो, जैसे बात करूं दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहनी फसल में पेंडेमिथालिन का प्रयोग हम करते हैं, तो नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट है। पेंडेमिथालिन किसके अंदर, दलहन और तिलहन के अंदर। अच्छा कौन सा है, तो प्री इमरजेंस है, मतलब अंकुरण पूर्व। इसके अलावा बात करूं ज्वार बाजरा मक्का, तो इसके अंदर हम एट्राजिन और एलाक्लोर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ब्यूटाक्लोर है, मेट्रिब्यूजिन है, इनका भी प्रयोग हम अंकुरण पूर्व करते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड हमारे पास आता है अंकुरण के बाद। अब देखो ये तो थी आपके पास पहली स्टेज, खेत की तैयारी की और हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। सेकंड हमने क्या किया, खेत की तैयारी कर ली थी और बुआई कर दी और हमने स्प्रे कर दिया। अब थर्ड स्टेज जो हमारे पास आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, आओ देखो। अंकुरण के बाद मतलब ये खेत की तैयारी हो चुकी थी, हमारे पास यहाँ पर ये फसलें भी उग चुकी है, ठीक है, ये फसलें उग चुकी है, खरपतवार उगने लग गए इस तरीके से। अब इस समय जो हम प्रयोग करेंगे वो होता है अंकुरण के बाद, जिसको हम पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड्स बोथ, मतलब दोनों उगने लग जाते हैं। और याद रखोगे इनका प्रयोग 15 से 30 दिन बाद करते हैं बुआई के। जैसे गेहूं में आपने देखा होगा 2,4-D का प्रयोग हम करते हैं, तो 15 से 30 दिन बाद आपको करना है। एग्जाम्पल 2,4-D चौड़ी पत्ती के लिए, आइसोप्रोटीरोन सकड़ी पत्ती के लिए सल्फोसल्फ्यूरोन, मेटासल्फ्यूरोन, इन सब का प्रयोग हम गेहूं की फसल में करते हैं। और कब करते हैं तो मैं आपको बता दूं, 21 दिन बाद करते हैं, है ना, 25 दिन बाद, ठीक है, 21 दिन 25 दिन इस मतलब इस समय पे हमें स्प्रे कर ही देना चाहिए अगर वीड को अच्छे से कंट्रोल करना है। मतलब जब उसकी 2 पत्तियां निकल जाए ना, तब उस पर स्प्रे कर देना चाहिए। अगर उस समय आपने स्प्रे कर दिया तो वीड का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर खरपतवार इतने बड़े बड़े हो गए तब जाके आप स्प्रे करोगे तो फिर कंट्रोल होना मुश्किल होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अब तक मैं आप लोगों को करीबन 3 प्रकार का वर्गीकरण बता चुका हूं। पहले नंबर पर हमने बात की थी वर्णात्मक, अवर्णात्मक। सेकंड हमने बात की कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड, और थर्ड हमने बात की है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि किस समय हमें प्रयोग करना है। इसके आधार पर 3 मैंने आपको बताए। 3 कौन कौन से बताए, एक तो हमने बुआई के पहले देखा, फिर एक बुआई के बाद बट अंकुरण से पहले, और थर्ड हमने देखा है अंकुरण हो गया, फसल बड़ी हो गई है, 15 से 20 दिन बाद हमने इनका प्रयोग किया है। आगे बढ़ू, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ आता है प्रयोग विधियों के आधार पर बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस तरीके से हमें प्रयोग करना है। तो आओ देखो, इसमें 3 तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आप लोगों ने 2 ही पढ़े होंगे, एक तो आपने पढ़ा होगा मृदा सक्रिय, सॉइल अप्लाइड या सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड आपने पढ़े होंगे,
सेकंड पढ़ा होगा आपने पत्र सक्रिय शाकनाशी जिसको फोलिएज एप्लाइडम बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है मृदा व पर्ण सक्रिय, कहने का मतलब है बोथ सॉइल एंड लीफ। तो आओ देखो इनमें क्या होता है। तो देखो प्रयोग विधियों के आधार पर है। जैसे पहले नंबर पर हम बात करें मृदा सक्रिय शाकनाशी जिनको हम सॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे, सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड उनको हम बोलते हैं। इन रसायनों का प्रयोग फसल बुआई पूर्व कब करेंगे भाई, डायरेक्ट हमें मिट्टी पे करना है तो फसल बुआई पूर्व ही करना पड़ेगा, इतना कॉमन सेंस हमें थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। या खरपतवारों के अंकुरण पूर्व, या खरपतवार का अंकुरण नहीं हुआ हो, उनका जर्मिनेशन नहीं हुआ हो, में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर इनका प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण एट्राजिन है, एलाक्लोर है, पेंडिमिथेलिन है, फ्लूक्लोरेलिन है। बोलो याद हो जाएंगे। कहने का मतलब है हम डायरेक्ट मिट्टी में इनका स्प्रे कर देते हैं या मिट्टी में मिलाकर हम इनको एक तरीके से प्रोवाइड करवा देते हैं। बट कब करना है ये हमें, तो ये हमें बुआई पूर्व करना है या खरपतवार के अंकुरण से पहले करना है और इनको बोला जाता है सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। याद हो जाएगा। अब आओ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसके ऊपर, पत्र सक्रिय। पत्र मतलब बात चल रही है बालक यहाँ पे पत्ती के बारे में ना, पत्ती हस्बैंड नहीं, पत्ती लीफ के बारे में बात चल रही है, इनको फोलिएज अप्लाइड एप्लीकेशन या फोलिएड अप्लाइड हर्बिसाइड कहा जाता है। देखो इन रसायनों का प्रयोग सीधे सीधे पौधे की पर्णीय अवस्था या पर्णों पर इसका छिड़काव किया जाता है, जबकि पहले हम मिट्टी में कर रहे थे। अब नाम से पता चल रहा है कि फोलिएज मतलब पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं, ऐसे रसायनों को फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड हम बोल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण 2,4-D का स्प्रे हम करते हैं, आइसोप्रोटिरोन का करते हैं, पिनाक्साडेन का करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरॉन, इसके अलावा पेराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया आदि। इन रसायनों का प्रयोग हम सीधे पत्तियों पर करते हैं और ये ट्रांसलोकेटेड भी हैं जो आराम से इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड आता है मृदा व पर्ण सक्रिय जो दोनों ही पे है ना, दोनों पर ही। जैसे कि एग्जांपल की बात करें एट्राजिन हो गया, मेटा, इसके अलावा मेट्रीब्यूजिन हो गया है। इन दोनों का प्रयोग हम बहुत एक्शन मतलब एक तरीके से सॉइल और फोलिएज एक्टिव दोनों है, तो ये आपको याद रखना है। अब तक मैं आपको 4 तरीके का क्लासिफिकेशन बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं चारों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? अगर वाकई में समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले। कई सारे बच्चे तो मैं आपको बताऊं जैसे ही आपके नई एग्जाम डेट आई है कि आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम 21 अक्टूबर को नहीं होने वाला, उसी समय कई सारे बच्चों ने अपने हथियार डाल दिए, स्टडी करना बंद कर दिया कि यार अब तो समय ही समय है ना, मतलब आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना, उस कहावत में खो गए। बट वो गलत है। अगर वाकई में एग्जाम फाइट करना है तो एग्जाम कभी भी हो तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो एक बात मुझे आप थोड़ा सा, है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, दोबारा उसी चीज को पढ़ोगे तो समय कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। तीसरी बार और पढ़ोगे तो और समय आपको कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगा। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने एक बार पढ़ा है एग्जाम देने जा रहा है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है या जिसने 3-4 बार पढ़ा है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है? मैं आपको बता दूं जो एक बार पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ही काफी ज्यादा है, क्योंकि चीजें हम याद ही नहीं कर पाती, याद नहीं रह पाती। इसीलिए जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको कैप्टन एग्रो पर पढ़ाया जा रहा है ये कंटेंट आपको बिल्कुल जो बोलते हैं ना A1 क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इनके नोट्स बनाए, बार बार अच्छे से पढ़े, किसी टॉपिक में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछे, आपको समझाया जाएगा। और कई सारे टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिए हैं, कंप्लीट तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं यहाँ एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा हो ना थोड़ा सा तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे कंटिन्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ, मृदा अवशेष के आधार पर बेस्ड ऑन रेजिडुअल एक्शन इन सॉइल। जैसे कि इसमें हम 2 तरीके से वर्गीकरण करेंगे। एक तो आता है नॉन रेजिडुअल जीरो प्रेसिडेंस हर्बिसाइड। इन शाकनाशियों का प्रयोग करने पर ये शीघ्र अपघटित हो जाते हैं तथा भूमि में विषैला प्रभाव बहुत कम समय के लिए रहता है। ऐसे हर्बिसाइड को नॉन रेजिडुअल कहा जाता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग हमने किया और इनका जो प्रभाव होता है वो मिट्टी में कुछ समय के लिए रहता है और ज्यादा प्रभाव, ज्यादा विषैला प्रभाव भी मिट्टी पर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे रसायनों को हम नॉन रेजिडुअल के अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो पेराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट,
ये जो आपके उदाहरण है इस किसके हैं, नॉन रेजिडुअल के हैं। अब हम बात करते हैं रेजिडुअल हर्बिसाइड। इनका जो है ना प्रभाव भूमि में लंबे समय तक विषैला प्रभाव रहता है। जैसे कि एग्जांपल 2,4-D की अगर हम बात करें तो 3 से 4 वीक, करीबन करीबन 1 महीना प्रभाव रहेगा स्प्रे के बाद। इसके अलावा आपके आता है ट्राइजीनीज, इसका 1 से 2 साल तक प्रभाव रहता है। और एक आता है बालक फेनेक, क्या आता है, फेनेक, और इसका प्रभाव आप देख लो 2 वर्ष से भी क्या है ज्यादा तक इसका प्रभाव रहता है। तो ये हो गया आपके मृदा अवशेष के आधार पर वर्गीकरण। आगे बढ़ू, अगले पे आते हैं। अगला आता है खरपतवार नियंत्रण और अवधि के आधार पर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ वीड कंट्रोल। इसके अंदर हम 2 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आता है अस्थायी मृदा धूमक शाकनाशी और सेकंड आता है स्थायी मृदा धूमक शाकनाशी। दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। देखो ये तो टेम्परेरी सॉइल स्टेलेंट्स है, इनको हम फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। हर्बिसाइड विच आर बेसिकली फ्यूमिगेंट्स एंड sterilize the soil for a relatively short period, usually 15 to 16 weeks। कहने का मतलब है ये 15 से 16 सप्ताह तक इनका प्रभाव रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड, इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपके कौन से होते हैं, अस्थायी मृदा धूमक शाकनाशी होते हैं। सेकंड आता है स्थायी मृदा धूमक शाकनाशी, परमानेंट सॉइल स्टेलेंट, दे रिमेन एक्टिव इन सॉइल फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। एग्जांपल ये आपकी जो ट्राइजीनीज है, इसके अलावा जो फिनाइल यूरियाज हैं, इनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। जो मैंने आपको ये वाला बताया जस्ट इसके पहले वाला, अगर आप चाहो तो इनको मर्ज कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, बट अलग अलग मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आओ आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले, ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो आपके शाकनाशियों से आता है कि बताइए कौन से शाकनाशी का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है। जैसे पूछेगा सीमाजिन का प्रयोग किसमें करेंगे, एट्राजिन का किसमें करेंगे, 2,4-D का किसमें करेंगे, डोज कितनी लेंगे, कितने दिन पश्चात करेंगे, प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस है, प्री सोइंग स्टेज है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। इसके अलावा उनके ट्रेड नाम जो होते हैं, व्यापारिक नाम, वो भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो उन सबको भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आओ बढ़ो, आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक टेबल है, उस टेबल के जरिए इसको पूरा हम समझने वाले हैं, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना, ठीक है। तो देखो एक तरफ हमने फसलें लिखी हुई है, एक तरफ शाकनाशी है, मात्रा है, उनकी डोज है और समय है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गेहूं के बारे में बात करेंगे, ट्रिटिकम एस्टिमम वीट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि वीट में कौन कौन सी दवाइयों को हम एज अ वीडिसाइड के रूप में काम लेते हैं। तो एक तो नाम 2,4-D याद होना चाहिए, कई बार मैंने वीडियो में लिया है। मेटासल्फ्यूरोन है, आइसोप्रोटिरोन है, सल्फोसल्फ्यूरोन है और कारफेंट्राजोन। ये 5 नाम अच्छे से याद करना। अगर बात करें 2,4-D की तो 0.50 ग्राम इसकी डोज हम लेते हैं। मेटासल्फ्यूरोन की 2 से 4 ग्राम डोज हम लेते हैं। आइसोप्रोटिरोन की 1 किलोग्राम लेते हैं। सल्फोसल्फ्यूरोन की 25 से 30 ग्राम डोज हम लेते हैं। कारफेंट्राजोन की हम 20 ग्राम डोज हम लेते हैं। और इनका प्रयोग जो हम करते हैं, ऊपर वाले जो 4 आप देख पा रहे हो, इनका प्रयोग हम करते हैं 20 से 25 दिन पश्चात। कब करते हैं, 20 से 25 दिन पश्चात। इसके अलावा बात करें कारफेंट्राजोन की, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करीबन आप याद रखोगे 15 से 25 या 15 से 20 है ना, एक ही बात है वो। आपको इस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। अगली क्रॉप हमारे पास आती है धान, राइस और राइजा सेटाइवा। अब देखो अगर आपने 5 नाम याद कर लिए तो इसका मतलब है कि आपका गेहूं वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए वीट में वीड कंट्रोल के लिए कौन सी दवाई काम में लेते हैं। तो 5 नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि 2,4-D चौड़ी पत्ती के लिए काम लेते हैं, आइसोप्रोटिरोन सकड़ी पत्ती के लिए काम में लेते हैं। अब बात करेंगे धान की, तो धान में जैसे कि ब्यूटाक्लोर है, प्रोपेनिल है, बेंथ्यूकार्बेन, नाइट्रोफेन है और पायरोजेन सल्फ्यूरोन है। ये जो मैंने आपको 5 दवाइयां बताई है, इनको हम धान में काम लेते हैं। डोज ब्यूटाक्लोर की 1 से 1.5 किलोग्राम लेते हैं, प्रोपेनिल की 0.5 से 1 किलोग्राम, बेंथ्यूकार्ब की 1.5 से 2 किलोग्राम, नाइट्रोफेन की 2 किलोग्राम और जो पायरो सल्फ्यूरोन है इसका 20 ग्राम डोज हम लेते हैं। हमने लिखा हुआ है ब्यूटाक्लोर आपके रोपाई से 3 से 7 दिन पश्चात हम प्रयोग में लेंगे। प्रोपेनिल को हम रोपाई के बाद प्रयोग में लेंगे, बेंथ्यूकार्ब को रोपाई के पूर्व। इसके अलावा नाइट्रोफेन रोपाई के 2 से 3 दिन बाद प्रयोग में लेंगे और जो आपके पायरोजोन सल्फ्यूरोन है इसको हम भी रोपाई के बाद में काम में लेने वाले हैं।
तो ये तो हो गया आपके किसके, गेहूं के और धान के, और ये आपको याद रखने हैं 10 दवाइयां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े। इसके अलावा अगला आता है हमारे पास सोयाबीन व मक्का। सोयाबीन मक्का में क्या काम में लेते हैं, तो जैसे कि एलाक्लोर है वो हम काम में लेते हैं कितना, 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम काम में लेते हैं। कब लेते हैं, तो अंकुरण पूर्व काम में लेते हैं। सोयाबीन में क्लोमाजोन भी काम में लेते हैं, ये 1 से 1.5 किलोग्राम काम में लेते हैं अंकुरण पूर्व। इसके अलावा सोयाबीन व टमाटर में मेट्रीब्यूजिन भी काम में लेते हैं 0.25 से 0.30 ग्राम अंकुरण पूर्व या फिर बुआई के 15 से 20 दिन बाद। इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ग्वार, इनमें हम एक इमाजेथापिर काम में लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इमाजेथापिर। और डोज कितनी, तो 100 ग्राम बुआई से 15 से 30 दिन पश्चात हमें इसका स्प्रे करना है। आओ आगे बढ़े। अगला आता है हमारे पास तिलन व दलहन में मेटोक्लोर काम में लेते हैं, डोज 0.75 से 1 kg अंकुरण पूर्व। इसके अलावा तिलहन, दलहन, मसाला, कपास व सब्जियां पेंडेमिथिलिन काम में लेते हैं 0.45 से 1 kg अंकुरण पूर्व काम में लेते हैं। तिलन व दलहन में फ्लूक्लोरेलिन काम में लेते हैं 0.75 से 1 kg बुआई पूर्व काम में लेंगे। इसके अलावा मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, इनमें एट्राजिन को हम काम में लेते हैं 0.50 ग्राम अंकुरण पूर्व हम काम में लेंगे। मक्का में सीमेजिन 1 किलोग्राम अंकुरण पूर्व व बुआई बाद। इसके अलावा कपास में डायूरोन स्टार लगा लेना 0.8 ग्राम मतलब 800 ग्राम अंकुरण पूर्व। इसके अलावा अक्रेसी क्षेत्र, इनमें जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ग्लाइपोसेट हो गया, पेराक्वाट हो गया, डाइक्वाट हो गया, इनको हम काम में लेते हैं। तो ये हो गया आपके जितने भी वीडिसाइड हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक टेबल बनाए, 2-4 बार इनको बार बार नोट करें अपने नोटबुक में, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं इनके ट्रेड नाम की, है ना। व्यापारिक नाम भी कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं कि बताइए इनका कमर्शियल नाम या व्यापारिक नाम या ट्रेड नेम क्या है जिससे इनको मार्केट में सेल किया जाता है। ये सारे के सारे केमिकल नेम है आपके, ठीक है। एक तरफ हर्बिसाइड है और एक तरफ उनके ट्रेड नेम है। बात करेंगे सबसे पहले जैसे एलाक्लोर, जो आपके एलाक्लोर हैं इसका साइंटिफिक जो ट्रेड नेम है वो आपके लासो है। क्या है, लासो नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एट्राजिन की बात करें तो ये एट्रोफ नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ब्यूटाक्लोर आपको मचेटी के नाम से मिलेगा। किस नाम से, मचेटी, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पहले भी पूछा गया है। बिस्पायरबेक, सोडियम फ्लूक्लोरालिन, ये आपको नॉमिनी गोल्ड बेसालिन के नाम से मिलेगा, और इसका प्रयोग हम धान की फसल में करते हैं, और धान में रामबाण इलाज है किसका, खरपतवार का। इसके अलावा ग्लाइपोसेट इसका राउंड अप है। इसके अलावा इमाजेथापिर गार्ड है, इसको हम सोयाबीन में काम में लेते हैं, सोयाबीन, और ये आपके अकृषि क्षेत्र में हो गया। आइसोप्रोटीरोन जिसको रौनक या एरेलॉन नाम से हम जानते हैं, गेहूं में सकड़ी पत्ती के लिए काम में लिया जाता है। मेट्रीब्यूजिन इसको हम सैनकोर के नाम से जानते हैं। आओ आगे बढ़े। अगला ट्रेड नेम आपके आता है मेटासल्फ्यूरोन, इसको एस्कोट के नाम से हम जानते हैं। अगला आता है नाइट्रोफेन, इसको टॉक E25 के नाम से जानते हैं। ऑक्सीफ्लोरोफिन इसको गोल के नाम से जानते हैं। पेंडामिथोलिन इसको स्टॉम्प के नाम से जानते हैं। पेराक्वाट को सिप या ग्रोमोक्सोन के नाम से जानते हैं। प्रोपेनिल को स्टॉम्प F34, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों में डिफरेंस है। पायरोजोसल्फ्यूरोन इसको साथी के नाम से हम जानते हैं। सल्फोसल्फ्यूरोन को लीडर के नाम से हम जानते हैं। 2,4-D जो सोडियम सॉल्ट वाला है इसको फेल्नॉक्सिन के नाम से जानते हैं। 2,4-D एमीन साल्ट वाला इसको वीडर के नाम से जानते हैं। 2,4-D एस्टर साल्ट वाला इसको हम वीडोन पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो सारे के सारे ट्रेड नेम मैंने आपको बता दिया, और यहीं पर आपके होता है किसका, वीड वाले चैप्टर का द एंड। आई होप अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। 4 वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवाया आप लोगों को। चारों में किसी में भी कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।